फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है? ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है या फिर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ की कंडीशन में, जिसमें डायबिटीज़ में क्या होता है कि डायबिटीज़ में हमारे ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन में क्या होता है कि इसमें नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज होने लग जाती हैं। अब ब्लड में जब ग्लूकोज या फिर शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, हमारे नसों में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो वेन्स हैं, उनमें क्या करती है, नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, या फिर जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग जो वेन्स होती हैं, वेसल्स होती है, वहां पर नुकसान होने लग जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी की दिक्कत आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी में जो न्यूरोपैथी है वो नर्व्स के डैमेज होने की वजह से होती है और कहीं भी हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले हम डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, पैरों में अक्सर जो है पैरों की जो नसें होती है वो अफेक्टेड होती हैं। उसमें पेशेंट को क्या है, चलने में दिक्कत होगी, वो चलते समय लड़खड़ाने लगेगा, पैरों में दर्द होना, पैरों में कमजोरी महसूस होना, सूजन आना, बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या होने लग जाती है मरीजों में। इसके अलावा जो है मरीजों में सिर में दिक्कत हो सकती है, गैंग्लिया जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो यूरेटर है, जैसे जो डायबिटिक के न्यूरोपैथी के जो पेशेंट होते हैं वो पेशाब नहीं रोक पाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं, उससे क्या होता है जैसे कपड़ों में पेशाब हो जाना, बिस्तर में पेशाब हो जाना, इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। इंटेस्टाइनल जो नर्व्स हैं या वेसल्स हैं वो डैमेज होने लग जाती है, जिससे कि पेशेंट को पाचन में समस्या हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे स्टमक की जो नसें हैं उसमें परेशानी हो जाने की वजह से पाचन में समस्या हो जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, या फिर पेशेंट को डायरिया लग जाएगा, दस्त लग जाएंगे, जिससे पेशेंट को क्या होता है कि वो जो स्टूल है वो कपड़ों में भी पास हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन में पेशेंट के साथ होता है। इसके अलावा आईज में भी इफेक्ट पड़ता है। आईज में इफेक्ट पड़ने पर ब्लड विजन होना, दोहरा दिखाई देना, आंखों के नसों में हेमरेजिक कंडीशन हो जाना, डायबिटिक जो है रेटिनोपैथी की कंडीशन आ जाती है, ग्लूकोमा की कंडीशन आ जाती है। ये जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है। मेन बात ये है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये बीमारी की कॉम्प्लिकेशन या फिर प्रोग्रेसिव जो है सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, जो कि डायबिटीज अगर ज्यादातर बढ़े रहने की वजह से, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा है, बीपी लगातार बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि आपको अपना खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स होते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी के प्रकार होते हैं जो कि 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि पैरों में इफेक्ट और हाथों में इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें क्या है कि हाथ पैरों में झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, इस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। फिर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, डाइजेशन मतलब पाचन में इफेक्ट पड़ता है, जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर डायरिया या दस्त लगने की दिक्कत हो जाती है। उसके बाद आता है फोकल न्यूरोपैथी। फोकल न्यूरोपैथी में जैसे हाथ की नसें, सिर की नसें, या बॉडी या पैर की जो सिंगल नर्व होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, जिससे कि जैसे कि क्या होता है कि सुन्नपन होना, दर्द होना, बहुत ज्यादा इस तरीके की समस्या, चलने फिरने में परेशानी होना, पेशेंट को बोलने में भी समस्या आएगी, बोलने में लड़खड़ाएगा, याददाश्त पे भी इफेक्ट पड़ता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, इस तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं। चौथा आता है हमारा प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी जो है रेयर कंडीशन में आता है, मगर जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पेशेंट को तो बटक्स और थाइस की जो रीजन की जो नर्व्स होती है वो डैमेज होने लग जाती हैं। तो ये इसके प्रकार हैं। फर्स्ट है पेरिफेरल, सेकेंड इज ऑटोनॉमिक, फिर फोकल न्यूरोपैथी एंड प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये न्यूरोपैथी के टाइप्स होते हैं। अब क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्षणों के बारे में जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया तो उसमें कई चीजें आ गई, जैसे सीने में जलन, सीने में दर्द की पेशेंट कंप्लेन करेगा, नोजिया फीलिंग होगा, उल्टी जैसा होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, दस्त लग जाना मतलब डायरिया हो जाना, पेशेंट को दिक्कत होगी। इसके अलावा हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट को होगा और पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके स्पीच में दिक्कत होना, मतलब लड़खड़ाना, बोलने में कंफ्यूजन होना, इस टाइप की दिक्कतें हो जाती हैं। निगलने में, खाना खाएगा तो निगलने में उसको परेशानी होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो है हेडेक होना, चक्कर आना, सर में दर्द रहना, और बहुत ज़्यादा पसीना आना, पसीना बहुत ज़्यादा पेशेंट को आएगा। और यूरेटर में भी इफेक्ट पड़ता है, यूरेटर में इफेक्ट पड़ता है, मैंने बताया था कि वहाँ की जो वेन्स है वो जो है डैमेज होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से पेशाब में जो है कंट्रोल कर पाना पेशेंट के उसमें दिक्कत हो जाती है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि यूरिन कब पास हो गई। ठीक है, और उसके अलावा जो है चेहरे और आंखों की जो स्किन है वो लटक जाएगी। ठीक है, इस तरीके की दिक्कतें होती है और सेंसेशन लॉस होने लग जाता है, पेशेंट के पैरों में जो है सूजन आएगी और पेशेंट को जैसे अंदाज ही नहीं आएगा, कुछ भी चुभेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे सेंसेशन लॉस होने लग जाता है।
डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण क्या हो सकते हैं? कारण में देखिए, डायबिटीज़ अगर बहुत समय से बढ़ी है आपकी तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड अगर आपका लगातार बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ा आ रहा है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन आ सकती है। अगर आपको किडनी डैमेज हो रखा है, किडनी की कोई डिजीज हो रखी है, क्रिएटिनिन लगातार बढ़ा हुआ है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बीपी अगर लंबे से, ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय से बढ़ा है लगातार, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन आ सकती है। अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन आ सकती है। और विटामिन B12 एनीमिक कंडीशन की वजह से भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन आ सकती है। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको एनीमिक है या नहीं है ये भी जांच करानी है। खून की कमी अगर होती है या विटामिन B12 की शरीर में कमी होती है तो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशन आ सकती है। तो वहाँ पर जो है आपका खास ख्याल रखना है कि अपना, कि एक तो डायबिटीज़ लगातार चेक कराते रहें, हर हफ्ते जो है चेक करा के उसका एक चार्ट बनाएं। ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें हर तीसरे दिन, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ लगातार बढ़ी है तो उसका बहुत ज़्यादा खास है कि आपको अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, बीपी कंट्रोल रखना है, और कोलेस्ट्रॉल हर महीने चेक कराते रहें कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। तो आप इस बीमारी से, मतलब इस दिक्कत से बच सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बेस्ट मेडिसिन हैं। बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई है डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए। इसके अलावा सैनिकुला हो गई और फिजोस्टिग्मा हो गई, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। फॉस्फोरस है। इसके अलावा आर्निका भी बहुत अच्छी, अरे रेटिनल जो है, आपको अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी की दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर आर्निका भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके अलावा बहुत सारी हैं। लेकेसिस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है डायबिटिक न्यूरोपैथी की, अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर हम पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो दवाई सेलेक्ट होती है उससे हम उसको क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। सभी लोग अपना ख्याल रखें, और सर्दियों में खासकर डायबिटिक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट और ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनको खास ख्याल रखना चाहिए। एक तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। खाने में जो है हरी सब्जियां ले सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट, और डायबिटीज़ के पेशेंट को मीठा बिल्कुल अवॉइड करना है। ठंड से अपना बहुत ज़्यादा बचाव करना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बीमारी लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे आप अपने आप को ठंड से बचाव रखें। माइल्ड एक्सरसाइज रेगुलर करें, अच्छा खाना खाएं, और मीठा बिल्कुल भी ना खाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जहाँ तक हो सके वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, और उसमें गुनगुना आपको पानी पीना है। बीपी के मरीजों को जो है ठंडे से अपना बचाव रखना है, और ज़्यादा नमक ना खाएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो सॉल्ट कम खाएं, और ठंडा पानी ना पिएं, गुनगुना पानी पिएं, जिससे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, आपके हार्ट पे उस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। थैंक यू सो मच। टेक केयर।